नमस्कार, आप देख रहे हैं गो न्यूज इंडिया। मैं हूं दारेन शाहिदी और मेरे साथ है पंकज पचौरी। हम बातचीत कर रहे हैं बिहार के चुनावों पर। बीपीएल यानी बिहार पॉलिटिकल लीग, लेकिन बीपीएल का मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन भी होता है और बिहार में बिलो पॉवर्टी लाइन की जनसंख्या काफी ज्यादा है, जिसके बारे में आपको राजनेता बात करते हुए नजर नहीं आएंगे। आज से घमासान जो है, राजनीतिक घमासान, वो शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने वहां पर रैलियां की हैं, राहुल गांधी वहां पहुंच चुके हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी की धुआंधार रैलियां पहले से ही जारी हैं। लेकिन अहम बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां हुई हैं और उन्होंने जगह जगह जाकर के वहां की जो भाषा है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें भी उन्होंने कुछ चीजें कही। उन्होंने भोजपुरी भी बोला वहां पे। बोलिए आप भी तो। नहीं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि इससे ज्यादा जरूरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि बिहार के जो नौजवान हैं वो गलवान में भी शहीद हुए, पुलवामा में भी शहीद हुए, तो उनको उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कुछ लोगों ने उनसे ये सवाल भी पूछा कि बिहार के अगर जो शहीद हुए हैं जवान गलवान में या फिर पुलवामा में, तो इस वजह से क्या भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना चाहिए। आलोचनाओं का भी दौर जारी है, सवालों का भी दौर जारी है, लेकिन सियासी हमले चारों तरफ से चल रहे हैं। जैसा कि आपको बताया, प्रधानमंत्री मोदी ने कई सारे मुद्दे उठाए और विपक्ष ने भी कई सारे मुद्दे उठाए हैं। हम तमाम जो मुद्दे हैं, असल मुद्दे हैं बिहार में, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तमाम आंकड़े पंकज जी के पास मौजूद हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे विस्तार से। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आज बिहार विधानसभा चुनाव में 2020 में नजर आ रही है वो ये है कि आम मुद्दे गायब हैं और गठबंधन जो है, जो रूलिंग अलायंस है, वो बिखरा हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के आज के भाषण में पंकज, उन्होंने कहा कि बेमारू राज्य जिन्होंने बनने दिया है बिहार को, उनसे जो है वो छुटकारा चाहिए। बिहार के विकास में जिन लोगों ने रोड़ा अटकाया है उससे छुटकारा चाहिए। 15 साल से तो नीतीश कुमार वहां पे सत्ता में है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार जी की आलोचना कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं। समझ में नहीं आया। नहीं, उन्होंने ये कहा होगा यहाँ बीमारू से यही है कि वो लालू प्रसाद यादव के 15 साल। अब बड़ा क्लियर है इस चुनाव में कि लोगों ने 15 साल लालू प्रसाद यादव को देख लिया, 15 साल नीतीश कुमार को देख लिया। अब उन्हें ये देखना है कि आगे कैसे बढ़ना है। ये बड़ा क्लियर है इसमें। और जिस तरह से वहाँ से खबरें जो आ रही हैं बिहार से, वहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लोग जो हैं वो इस समय डू और डाई के मूड में लग रहे हैं बिहार के, और वो चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो जाए। क्योंकि ये भी नहीं मालूम है, आज प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री दोनों ने जो भाषण दिए, एक भी जगह उन्होंने कहीं रामविलास पासवान या उनकी पार्टी का नाम नहीं लिया। रामविलास पासवान की अभी अभी मृत्यु हुई है जी। किसी ने उनको स्टेज से श्रद्धांजलि नहीं दी जी। और उनका जो और चिराग पासवान का नाम भी नहीं लिया उन्होंने, उनकी पार्टी का भी नाम नहीं लिया। तो ये सारी जो पॉलिटिक्स जो है वो अब इस तरह से बड़ा काफी बिहार की कॉम्प्लेक्स हो गई। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा, एक अंश सुनाते हैं अपने दर्शकों को, उसके बाद आगे बात करते हैं। बिहार का मतदाता तो इतना समझदार है कि वो भ्रम फैलाने वालों की हर कोशिश को खुद ही नाकाम कर रहा है। बिहार के लोगों ने मन बना लिया है, बिहार के लोगों ने ठान लिया है कि जिनका इतिहास बिहार को बीमारू बनाने का है, उन्हें आसपास भी नहीं फटकने देंगे। तो बिहार को बीमारू बनाने का जिनका इतिहास रहा है उसे आसपास नहीं फटकने देंगे। पिछले 15 साल से नीतीश कुमार हैं। मुझे वो चुनावी भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का याद आता है जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार का डीएनए खराब है। और उसके बाद नीतीश कुमार ने पलटवार किया था, कहा था कि बिहार का डीएनए खराब नहीं है। और नीतीश कुमार ने कहा था कि पानी पी पी के मुझे जिन लोगों ने गाली दिया है उन्हें हार का सामना करना पड़ेगा। और वो सही भी हुआ, क्योंकि पिछले चुनाव में नीतीश कुमार की जीत हुई थी लालू प्रसाद यादव के साथ में,
तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी जिसकी मैं बात कर रहा था जी। वो है कि कौन किसके साथ है, कौन किसको किस वजह से किसकी आलोचना कर सकता है, ये भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि अभी हम अगर देखें, कल ही आपने हमारे कार्यक्रम में देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं, हमारे वेबसाइट gonewsindia.com पर उपलब्ध है, हमारे यूट्यूब पर सब जगह उपलब्ध है, जब हमने आंकड़े बताए थे बिहार के बारे में कि बीमारू बिहार अभी भी क्यों है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि बिहार में जो प्रति व्यक्ति आय जो है इस समय, वो अभी 59,000 रुपये प्रति व्यक्ति है साल की, और अगर महीने में आप देखें तो वो कोई 4,900 रुपये के आसपास बैठती है। तो बिहार अभी भी बीमारू है, जबकि वहाँ 15 साल नीतीश का राज रहा है। तो ये समस्या जो है, इससे लोग जो हैं वो इन नारों से भ्रमित होंगे या नहीं होंगे, सबसे बड़ा मुद्दा ये। बिल्कुल, तो प्रधानमंत्री बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भ्रम फैलाने की जो स्थिति है, जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, अब वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं, किस भ्रम की इशारा कर रहे हैं, की तरफ इशारा कर रहे हैं, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन भ्रम फैलाने वालों को अब बिहार की जनता जो है वो नकार देगी। लेकिन यहाँ पर दारिन देखने वाली बात यह है कि भ्रम फैलाने के अलावा लोगों ने जो अपनी आंखों से देखा है, लोगों ने जो बिहार के तमाम लोग, और जो बताई जा रही है कुल अप्रैल मई के समय में कि जो कुल लोग लौट करके प्रवासी बिहारी जो हैं वो वापस गए थे, उनकी संख्या कोई 12 लाख के आसपास थी, और 20 लाख के आसपास कह रहे हैं कि कुल लोग जो हैं वो बिहार वापस पहुँचे हैं। और वो भ्रम नहीं है, क्योंकि वो लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, वो लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, और उनकी जो दुर्गति हुई है कि कोई रिक्शे पर बैठकर, कोई साइकिल पर बैठकर, ट्रकों में लद कर पैदल गए, और पैदल कई लोग जो हैं जब दिल्ली से निकले हैं तो वो पैदल गए हैं। और तो राहुल गांधी ने ये बात पकड़ ली कि जो लोगों का अभी हाल का एक्सपीरियंस है उसकी बात करते हैं। 15 साल लालू यादव के तो जो उन्होंने बीमारू स्टेट की बात की, वो पुरानी बात हो गई। अभी जो लोगों ने देखा है उन्होंने पकड़ लिया है, और राहुल गांधी ने आज अपनी पहली चुनावी सभा में यही मुद्दा उठाया। कोरोना हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने कहा 22 दिन में लड़ाई जीती जाएगी। बिहार के सब मजदूरों को दिल्ली से, बाकी प्रदेशों से भगाकर बिहार भेजा। आप भूखे प्यासे मरे, आप हजारों किलोमीटर चले, नरेंद्र मोदी जी ने आपको ट्रेन नहीं दी, बस नहीं दी। नरेंद्र मोदी ने आपसे कहा भूखे हो तो क्या हुआ, प्यासे हो तो क्या हुआ, हजारों किलोमीटर चलो, अब बिहार की ओर चलो, मर जाओ पिस जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सच्चाई है। तो ये बात सही है कि जो बिहार के जो माइग्रेंट लेबरर्स थे जो वापस पहुंचे, उनके साथ बुरा सुलूक किया गया, चाहे जिस भी कारण से वो सुलूक किया गया हो, सरकारी अव्यवस्था की वजह से, अचानक हुए लॉकडाउन की वजह से, सरकारी तंत्र तैयार नहीं था इस वजह से, या सचमुच कोविड को फैलने से रोकने की कोशिश हो रही थी, जो भी वजह रही हो, गरीब जो है इसमें पिसा, गरीब मजदूर इसमें पिसा, और वो हर जाति का था। तो इसलिए आप ये भी नहीं कह सकते कि कास्ट पोलराइजेशन की वजह से लोगों के अंदर नाराजगी होगी, रिलीजियस पोलराइजेशन की वजह से नाराजगी होगी। ये नाराजगी आम तौर पर एक तबके के अंदर है जिसने लॉकडाउन की मार को झेला है। तो अब वो नाराजगी जो है वो किधर निकलेगी, किस पे फूटेगी, ये आने वाला समय बताएगा। तेजस्वी यादव भी मैदान में उतरे हुए हैं और महागठबंधन के हिस्से हैं। जैसा कि आपको हमने बताया कि अभी 2 दिन पहले ही मैनिफेस्टो भी जारी हुआ है, उसमें तमाम तरह के वादे किए गए हैं कि 1500 रुपये जो है वो सालाना महीने का बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा अगर सत्ता में आ जाती है पार्टी। तो तेजस्वी यादव घूम घूम करके भाषण दे रहे हैं, लालू यादव का ज़रूर नाम ले रहे हैं क्योंकि लालू यादव बहुत बड़े क्राउड पुलर थे और उनकी याद दिला रहे हैं लगातार। हालांकि उस तरह की स्पीच नहीं दे पा रहे हैं वो, जिस तरह की चुटीले अंदाज में लालू यादव स्पीच देते थे, लेकिन वो इसलिए बार बार नाम ले रहे हैं लालू यादव का कि एक सिंपैथी मिल जाए। जेल में हैं वो और 9 नवंबर को लालू जी की रिहाई है, मेरा जन्मदिन है और 10 नवंबर को नीतीश कुमार की विदाई है। ये सब बातें वो अपनी रैलियों में कह रहे हैं, सुनते हैं। बटना नहीं है, काम की बात होनी चाहिए। कुछ लोग चाहेंगे जात के नाम पे लड़ाएंगे, कुछ लोग धर्म के नाम पे लड़ाएंगे, लेकिन बिहार के लोग
इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पे लड़ेंगे, काम के मुद्दे पे लड़ेंगे, किसान मजदूर के मुद्दे पे लड़ेंगे। 9 नवंबर के लालू जी के एगो बेल में रिहाई हो जाएगी। एगो बेल हो गया, एगो आखिरी बचा है। 9 नवंबर को लालू जी का रिहाई होगा। 9 नवंबर को मेरा जन्मदिन भी है और 10 तारीख को नीतीश जी का विदाई है। आपने बिहार के कई मुख्यमंत्रियों से इंटरैक्ट किया है, उसमें लालू यादव मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा मीडिया सेवी रहे हैं, उनसे आपने काफी इंटरैक्ट किया है। कोई रिफ्लेक्शन नजर आता है तेजस्वी के अंदर उनका? क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ये बड़े नेता, जिस तरह से लालू यादव के अंदर जो मैग्नेटिज्म था, जो क्राउड पुलर थे और जो मास लीडर के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश किया था, कर सकते हैं ये? देखिए, लालू यादव चरवाहे के बेटे थे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री के बेटे हैं। ये जो फर्क है, ये बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि लालू यादव जब बोला करते थे, उन्होंने चरवाहा स्कूलों की शुरुआत की थी, और तो वो उनको एक एक वो जो मुहावरा है वो उनकी जुबान पे होता था जब वो बात करते थे कि डंडा मार के भगा देंगे, जैसे भैंस को भगाते हैं, वो इस तरह से वो बात करते थे, जो कि आम लोग जो बिहार के हैं, जो खेतों में काम करते हैं, मजदूर हैं, और इसीलिए वो इतने लोकप्रिय हो कि उनकी भाषा में ही बात करते हैं। मतलब ऐसे ऐसे वो हुए हैं कि एक बार वो घर पर बैठे हुए थे, कुर्ता पहने हुए थे, तो जब हम इंटरव्यू करने गए, टेलीविजन कैमरा वैमरा लग रहा था, तो उन्होंने कुर्ता उतार दिया अपना बनियान में बैठ गए वहाँ, ताकि इमेज जो है उनकी ताकि हाँ, उन्हें मालूम था कि जो उनको देख रहा है बंदा, उसके पास सफेद कुर्ता नहीं है, वो बनियान में काम करता है, तो वो मुझसे आइडेंटिफाई करेगा। तो ये लालू यादव की जो वो उनकी वो जुड़े हुए थे, तो वो बात तो नहीं आ सकती, लेकिन फिर भी जो एक तेज तर्रार तरीके से वो बोल रहे हैं, एक मुझे कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है तेजस्वी यादव में। एक कॉन्फिडेंस उन्हें है, और वो कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपको रिस्पॉन्स क्राउड का मिलता है। वो जो कॉन्फिडेंस, प्रधानमंत्री मोदी में भी वो कॉन्फिडेंस हुआ करता था एक जमाने में। अब वो बात नहीं है। अब वो ये नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जो है अब वो लोगों से सवाल नहीं कर रहे हैं। पहले वो सवाल किया करते थे भीड़ से, और भीड़ उनका जवाब दिया करती थी। तो तेजस्वी में वो जो रिस्पॉन्स जो मिल रहा है, उससे उसमें एक बड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो आ गया है। और इसके बिल्कुल उलट दारेन नीतीश कुमार में वो कॉन्फिडेंस नहीं दिखाई दे रहा है। नीतीश कुमार जो है, सुशासन बाबू की उन्हें उपाधि दी गई थी कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, पहले 5 साल में जो उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा काम किया, और वो है। और वो अभी भी सोच रहे हैं कि 5 साल में उन्होंने जो काम किया था, तो पिछले 10 साल में वैसा काम नहीं हुआ, लेकिन वो 5 साल की याद दिला रहे हैं कि जो हमारे समय में जो विकास हुआ है और जिस तरह से चीज़ें बदली हैं, उस पर लोग वोट देंगे। तो वो ये लोगों को याद दिला रहे हैं। देखते हैं उन्होंने क्या कहा आज। अभी सबसे हाल में जो अपराध का आंकड़ा प्रकाशित हुआ है केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों का, उसमें आप जान लीजिए बिहार की इतनी आबादी, और अब बिहार अपराध के मामले में 23वें नंबर पर है। तो हम लोगों ने इतना अपराध के नियंत्रण के लिए भी जो काम किया है, ये आप सबको मालूम है। और विकास का दर आप समझ लीजिए, पहले जो विकास कुल सकल घरेलू उत्पाद उनका था, जब उन लोगों का कार्यकाल समाप्त हुआ उस समय 76,466 करोड़, और अब यानी स्थिर मूल्य पर 4,14,977 करोड़ रुपया हो गया। और विकास दर भी बिहार का 12.8%, प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि 10.52%। तो ये सब काम बिहार के लिए किया गया। अब नीतीश कुमार जो है वो आंकड़े उछाल रहे हैं क्राउड्स के बीच में। बात आपने नोटिस नहीं की, नीतीश कुमार की रैली में नीतीश कुमार की पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं था, सिर्फ कमल का फूल था। जी, कमल का फूल था, और हम पार्टी का भी कुछ निशान नजर आए, जीतन राम मांझी के। लेकिन उनकी पार्टी का अपना, वरना ये अगर आप एनडीए की तरह जा रहे हैं तो सारे जो दल हैं उनकी पार्टी के निशान होने चाहिए उसके ऊपर कि आप वहां पर जाके वोट दें। जी, तो नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट में नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। जी, बिल्कुल आपने सही कहा। एक मुख्यमंत्री, इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर जो है, और उसके कंधे झुके हुए, ड्रूपिंग शोल्डर है नजर आ रहे हैं। वो आंकड़ों का सहारा ले रहे हैं कि हमने इतना काम किया, ऐसे काम किया, ये सब बता रहे हैं।
लेकिन आपने जो बात कही बिल्कुल सही बात कही कि नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट में नहीं है। यहां पर इस इलेक्शन में अगर आप नीतीश कुमार के गठबंधन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ड्राइविंग सीट पर नजर आ रही है, और इसमें कोई ताज्जुब ना हो अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार से ज्यादा सीटें इस बार लेके आ जाए। हाँ, तो ये इसमें समस्या उनको भी दिखाई दे रही है, क्योंकि पिछली बार उनकी जो सीटें आई थी वो नंबर 2 पर थे, और उसमें लालू यादव के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, तो उसका भी उन्हें फायदा हुआ था। तो इस बार देखना ये है कि अब भी वो नंबर 2 पर है, और लालू यादव ने तो अपना एक दोस्ती निभाते हुए और बड़प्पन दिखाते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाया था। मुख्यमंत्री, हाँ, कि उन्हें वो कम सीटें होने के बावजूद उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया था। बनाया था। लेकिन यहाँ पे उन्हें इस बार मालूम है कि इस बार अगर उनकी सीटें बीजेपी से कम आती हैं तो मुख्यमंत्री बनने का उनका चांस जो है वो खत्म हो गया है, और 15 साल उनको हो गए हैं मुख्यमंत्री बने हुए, और कई लोग जो उनके बड़े करीबी हैं उनका ये कहना है कि 15 साल हो गए, आप क्या करेंगे जी। उसके अलावा सारे उन्होंने पत्ते अपने जो है वो खत्म कर दिए हैं, सारे कार्ड्स उन्होंने दिखा दिए, अब वो कहीं नहीं जा सकते सिवाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी के साथ बने रहें, वो छोटे भाई बन करके रहें, और अब आने वाले टाइम में जो है उनके लिए सारे रास्ते जो है बंद हो चुके हैं। अब वो पैसेंजर हैं, अब वो ड्राइवर नहीं। जी, जीतन राम मांझी पता नहीं कितना बड़ा फोर्स साबित होंगे, ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी 2019 में ही मैं बिहार गया था लोकसभा चुनावों में, जीतन राम मांझी से बात की थी, तो वो नरेंद्र मोदी से सवाल कर रहे थे उस इंटरव्यू में। नरेंद्र मोदी से ये सवाल कर रहे थे कि पुलवामा में इतना सारा जो है वो आरडीएक्स कैसे आ गया, इस बारे में जांच होनी चाहिए और इस बारे में पड़ताल होनी चाहिए, और तमाम तरह के उस टाइम में आरोप लगा रहे थे। इंटरव्यू पड़ा हुआ है हमारे पास। अब जीतन राम मांझी एनडीए की तरफ है, तो पाला बदलने की क्या कहते हैं, आया राम गया राम नाम से, आया यादव गया यादव, लेकिन वहां तो यादव के अलावा बहुत सारे वो हैं जी। तो ये इसमें समस्या है। और दूसरी बात ये है कि अगर नीतीश कुमार जो हैं वो बिहार में विकास की बात करते हैं तो इससे बड़ी जो है जिसे कहते हैं उलटबाजी कोई नहीं, क्योंकि बिहार की अगर हम बात करें, हमने कल भी आपको आंकड़े दिखाए थे, आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर कि बिहार के हालात हैं क्या, बही खाता क्या है बिहार का, और अब भी हम आपको बताते हैं कि बिहार का बही खाता है क्या। अब कार्यक्रम के उस मोड़ पर हम पहुंच गए हैं जहां पे आपको नेताओं के भाषण नहीं बल्कि नेताओं के काम किए हुए जो उनका जो काम किया हुआ है उसके आंकड़े क्या हैं, जो गवर्नेंस है उसका असर किसी भी राज्य पर क्या पड़ता है। आंकड़े साफ साफ बताते हैं कि बिहार कई मामलों में काफी पीछे है, चाहे जो भी सरकार रही हो, चाहे जो भी वादे किए गए हों, हर 5 साल पे नए नए वादे किए जाते हैं। जो आपको आंकड़े नजर आ रहे हैं, अभी पंकज शुरू करेंगे, तमाम तरह के ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, उससे अब जाहिर होता है कि बुनियादी मुद्दे क्या हैं, असली मुद्दे क्या हैं और जमीनी हकीकत क्या है। देखिए बिहार का बही खाता, बिहार का बही खाता, सबसे पहले हम नजर डालेंगे टॉप 10 स्टेट्स विद लार्जेस्ट क्रॉप्ड एरिया। हम फार्मिंग की बात कर रहे हैं बिल्कुल, और किसानों के बारे में 75% लोग जो हैं वो खेतों से अपना जीवन यापन जो है, 75% से भी ज्यादा जो लोग हैं वो खेतों से और खेती से अपना जीवन यापन करते हैं। आज भी एग्रीकल्चर जो है वो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जीडीपी में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन एग्रीकल्चर का है। लाख कोशिशें की गई कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, जैसे चाइना में है जिस तरह से उसको आपने अपनाने की कोशिश की, लेकिन आज भी हकीकत ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत पैसा, बहुत लोग उस पर निर्भर हैं और जीडीपी का एक अहम हिस्सा है वो, ये है। तो आप देख सकते हैं कि बिहार जो है नंबर 10 पर है हमारे मुल्क में। हालांकि बिहार की जो आबादी है वो नंबर 3 पर है और कुल जो खेती की ज़मीन है वो नंबर 10 पर है। आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि किस तरह से ये अब वहां पर काम हो रहा है। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन, टॉप 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। इसमें बिहार नंबर 5 पर है। आप देख सकते हैं कि खेती जो है वो वहाँ पर नंबर 10 पर है, मतलब खेती का जो एरिया है, लेकिन लाइव स्टॉक में नंबर 5 पर है। और ये जो है मिलियन में है, यानी कि 3,65,00,000 जो खेतीहर जो जानवर हैं, जानवर जो मवेशी जिसे हम मवेशी हैं, तो मवेशी जो हैं ये बिहार में है। 5वें नंबर पर आता है बिहार। याद रखिए कि ये
तीसरे नंबर पर बिहार जो है वो पूरे मुल्क में आबादी पर है। तो जो भी तीसरे नंबर से ज्यादा जहां पर बिहार पर है, इसका मतलब वो पिछड़ा हुआ है और लोगों को उतना उपलब्ध नहीं है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं टॉप 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट राइस प्रोडक्शन। बिहार, उड़ीसा, बंगाल, इन तमाम इलाकों में बहुत राइस ईटर्स हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि बंगाल तो टॉप पे है जी बिल्कुल, लेकिन बिहार का नंबर 9वें स्थान पर आता है। तो ये उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है और पहाड़ी राज्य है जी। छत्तीसगढ़, उससे भी कम है। जी, पंजाब जहाँ के गेहूं की फसल ज्यादा होती है, हाँ। तिलहन की फसल ज्यादा होती है, वो बिहार से छत्तीसगढ़ से भी कम है। इसका मतलब बिहार में खेती जो है उसमें उत्पादन बहुत कम है जी। और ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है कि जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं, आप देखते हैं अब कि टॉप 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोडक्शन, सब्जियां उगाने के मामले में बिहार चौथे नंबर पर है। और ये अच्छी बात है। हाँ, ये एक चीज है, बताता हूं मैं पंकज आपको कि जो छोटे छोटे किसान हैं, जो मंझोले किसान भी हैं वहां पर, वो अपने खाने का इंतजाम खुद कर लेते हैं। हाँ यहां तक कि जो लोग रहते हैं बॉन्डेड लेबरर्स जैसे हैं, है ना, भूमिहीन किसान जो हैं, उनके पास भी अगर थोड़ी सी जमीन है, एक घर है, थोड़ी सी जमीन है, वो भी अपना वेजिटेबल प्रोडक्शन जो है वो अपना खुद करते हैं, खाने का इंतजाम खुद होता है। शहरों में अगर आप जाएंगे तो भले आपको लोग सब्जियां खरीदते हुए नजर आएंगे, लेकिन गांव में लोग सब्जियां उगाते हैं और खुद खाते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि हालांकि बिहार चौथे नंबर पर है सब्जियों के उत्पादन में, लेकिन ये सब्जियां देश के दूसरे भाग में नहीं जा सकती क्योंकि सड़कें खराब हैं, कनेक्शन नहीं है, सप्लाई चेन की प्रॉब्लम जी, तो इसलिए वो नहीं जा सकती। और ऐसा ही आप देखें तो दूसरे जो आगे बढ़ते हैं तो आपको बताते हैं कि वहां पर क्या हाल है। टॉप 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट कैटल पॉपुलेशन, मवेशियों की हम बात कर रहे थे, आप देख सकते हैं नंबर 4 पर है बिहार, यानी कि मवेशियों की संख्या काफी वहां पर है। और मवेशियों का मतलब ये होता है कि दूध का उत्पादन जो है वो आपका काफी होना चाहिए, लेकिन दूध का उत्पादन बिहार में उतना नहीं है और वो उसके भी कारण है कि दूध का उत्पादन है वो वहां पर इतना नहीं है। कैटल पॉपुलेशन में देखिए नंबर 4 पर है बिहार। आगे बढ़ते हैं जल्दी से। टॉप 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट फर्टिलाइजर कंजम्पशन, ये देखिए नंबर 6 पर है बिहार। इसमें बिहार जो है वो नंबर 6 पे चला जाता है, हालांकि उत्पादन में काफी ज्यादा है। तो इसका मतलब जो किसान हैं उनके पास में इतने पैसे नहीं हैं कि वो खाद खरीद करके हाँ, अपने यूरिया प्रोडक्टिविटी जो है हाँ, उसको बढ़ा सके। ये इसका अर्थ है। आगे बढ़िए। और टॉप 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट शुगर केन प्रोडक्शन, इसमें बिहार जो है वो 5वें नंबर पर आता है। ये ताज्जुब वाला आंकड़ा है हाँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश टॉप पे है, जाहिर सी बात है, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु। बिहार में गन्ना होता है, बिहार में गन्ना होता तो है लेकिन उतने उस स्तर पे नहीं होता है जिस तरह से लोग चावल, दाल और गेहूं की खेती करते हैं, चने की खेती करते हैं। वो भी देखते हैं हम आगे कि दाल वाल में क्या हाल है, ये भी देखते हैं। हाईएस्ट मिल्क प्रोडक्शन आपने जिक्र किया उसका, 9वें नंबर पर है। हाँ, आपके पास में मवेशी जो है, मवेशी में 6ठे नंबर पे है, 6ठे नंबर पे है, लेकिन मिल्क प्रोडक्शन में आप 9वें नंबर पे आ जाते हैं। तो इसका मतलब जो रख रखाव है, जो वेटरनरी डॉक्टर्स की संख्या है, वो सब कम है, प्रोडक्शन कम है, लोग ज्यादा हैं। बिहार की समस्या सबसे बड़ी ये है कि आपके यहाँ पर आबादी देश की 3% है, तीसरे नंबर पर आप आते हैं आबादी में, लेकिन प्रोडक्शन में जब आप देखते हैं तो आप एकदम से कोई 18-19 नंबर पर पहुंच जाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है और उसका कारण ही यही है। नीतीश कुमार आज बोल रहे थे कि विकास हुआ है, कि विकास कम हुआ है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि टॉप 10 स्टेट्स विद हाईएस्ट पल्सेस प्रोडक्शन, जिसकी बात आप कर रहे थे पंकज। शुगर केन के मामले में 5वें स्थान पर है और पल्सेस के मामले में बिहार टॉप 10 में है ही नहीं। बिहार टॉप 10 में है ही नहीं। ये इसलिए हमने रखा यहाँ पर कि छत्तीसगढ़ छोटा सा राज्य है, बिहार के करीबी है, वहां पर जो है ज्यादा दालें होती हैं और दाल का सीधा संबंध जो है दालें वो है प्रोटीन से। बिल्कुल, कि जो लोग अंडे नहीं खाते और जो लोगों के पास में मांस खाने के लिए पैसा नहीं है, प्रोटीन सबसे ज्यादा आपको दालों से मिलता है। और जो कि बिहार में दाल का उत्पादन इतना नहीं है
बच्चों की सेहत जो है वो खराब है। प्रोटीन आपको नहीं मिलता, विकास आपका ढंग से नहीं होता, और इसीलिए जो बाकी हम आगे चल के आपको दिखाएंगे आंकड़े कि बिहार में जो स्टंटेड बच्चे हैं उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। बिहार में जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है, बच्चा के मरने की जो रेट है, वो देश में सबसे खराब है। तो जबकि इसका कारण ये है कि एग्रीकल्चर सोसाइटी आप हैं जी, लेकिन एग्रीकल्चर से आपको जो फायदा होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्टिविटी आपकी कम है। प्रोडक्टिविटी इसलिए कम है क्योंकि विकास कम है। जी बिल्कुल। हालांकि सत्तू जो है वो स्टेपल डाइट है, आप जगह जगह जाएंगे लोग सत्तू खाते हुए और लेकिन पीते बच्चों हुए। को आप सत्तू नहीं दे सकते ना। बच्चों को सत्तू नहीं दे या तो सकते, आप दूध दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं या फिर दाल दलिया, हाँ दलिया वो दे सकते हैं। तो ये समस्या है। और आम तौर पे जो बिहार में आप गरीब परिवार में जाएंगे, गांव में जाएंगे, घूमेंगे तो वहाँ साग का बड़ा चलन है। तो वो वही होता है, घेवाड़ी में आपने जो है वो साग उगा दिया और नमक डाल करके, मिर्च डाल करके उसको आपने पका दिया और पका के खा लिया। कि लोग खेसारी का साग खाते हैं, चने जो उगते हैं, चने के पत्ते जो है उसका साग खाते हैं, मूली का साग का बड़ा प्रचलन है। हरी सब्जी के नाम पे साग का इस्तेमाल अच्छी चीज़ है, लेकिन वो जो आप बात कह रहे हैं कि प्रोटीन जो मिलना चाहिए बच्चों को वो नहीं मिलता उससे, सिर्फ साग से नहीं मिल पाएगा। इसीलिए, और ये हम इसलिए आपको लग रहा होगा हम आपको बोर कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बोर नहीं कर रहे हैं। हम आपको वो चीज़ें बिहार के बारे में दिखा रहे हैं जो आप राजनीतिक रैलियों में नहीं देखेंगे, जो कि आप टेलीविजन चैनल की बहस में नहीं देखेंगे, लेकिन ये असली मुद्दे बिहार के हैं कि बिहार में एक कृषि प्रधान प्रदेश है, लेकिन कृषि प्रधान प्रदेश में प्रोडक्टिविटी जो है, उत्पादकता जो है बहुत कम है, और इसीलिए बिहार पिछड़ा हुआ है। और 30 साल में इसका हमने कोई भी जो एक हल है वो नहीं निकाल पाया। आज भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप जारी है। ये चुनावों का जो तरीका है, हम लगातार साल दर साल यही देखते हैं। एक पार्टी आती है, दूसरी पार्टी पे आरोप लगाती है कि उसने ऐसा नहीं किया। जब आप सत्ता में हैं तो आप जो है बड़े आराम से ठीकरा फोड़ देते हैं दूसरी पार्टी पे कि जिसने आपसे पहले राज किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 90 के दशक का लगातार उस पर जोर दिया, लगातार जिक्र किया कि 90 के दशक में जो अराजकता फैली बिहार में, उससे बिहार अभी तक उबर नहीं पाया है। क्यों? 15 साल से नीतीश कुमार हैं वहाँ पे, आपके सहयोगी हैं। अराजकता जो है वो खत्म क्यों नहीं हुई? प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि पहले गया, हमारा जो शहर है उसमें उन्होंने जाकर के भाषण दिया, कहा कि पहले स्टेशन पर जब लोग रात में उतरते थे तो वहीं रुक जाते थे, घर जाने में डर लगता था। आज वो क्या हालात सुधर गए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या लॉ एंड ऑर्डर की बात जो नीतीश कुमार कर रहे हैं, क्या वो हालात सुधर गए हैं? क्या लॉ एंड ऑर्डर के मामले में अभी जो उन्होंने कहा भाषण में, हमने आपको सुनाया कि कानून व्यवस्था बिहार में जो ठीक हो गई है। अभी कुछ साल पहले चर्चा में बिहार का बहुत ही नृशंस बालिका गृह का जो केस आया था, रेप का जो केस, उसमें जो जिम्मेदार पाई गई महिलाएं थी या जो लोग थे, वो जनता दल यूनाइटेड से साफ साफ जो है जुड़े हुए नजर आए। इस बार उन्होंने टिकट भी दे दिया। तो अब ये सब सामने रख करके आप कहेंगे कि बिहार में जो है लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दिया है आपने, तो लोग नहीं मानेंगे। तेजस्वी यादव की बात कैसे मान ले लोग? लालू यादव के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे, वो जेल में हैं, ये बात सच है। इस बात को आप रैलियों में जाके कहते हैं कि 9 नवंबर को बेल मिल जाएगा, तो ये बड़ी तारीफ की बात है। जब जेल में है तो जेल में है, जेल में है, जेल से लौटना कोई बहुत तारीफ की बात तो नहीं है। अब इस तरह की बातें जो है रैलियों में की जा रही हैं। पुलवामा का जिक्र किया जा रहा है, गलवान वैली का जिक्र किया जा रहा है। नहीं, गलवान वैली में आपके 10 लोग 20 जवान जो है वो मारे गए, तो ये क्या छाती ठोकने की बात है क्या? ये तो शर्म की मुल्क के लिए बात है बिल्कुल कि वहां पर आपके लोग मारे गए, और आपको इस तरह की नीति अपनानी चाहिए थी कि कहीं पर किसी भी सीमा पर लोग ना मारे जाएं। जी, सबसे बड़ी बात उसमें ये है। तो नेशनलिज्म की बात की जा रही है, और तेजस्वी यादव जो है वो अपने पिताजी के कंधे के ऊपर सवार होकर के राइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और लालू यादव की पॉपुलैरिटी के वेव के ऊपर राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार जो है अपना काम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और मोदी जी की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान कह रहे हैं कि मोदी जी का हम फोटो नहीं लगाएंगे, हम हनुमान हैं उनके। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की सरकार नहीं होनी चाहिए, भाजपा की सरकार भले बन जाए।
तो तमाम तरह से जीतन राम मांझी 2019 तक गालियां दे रहे थे और लगातार आलोचनाएं कर रहे थे, अब वो नरेंद्र मोदी के साथ आज गया में बैठे हुए नजर आए। तो सिचुएशन जो है, जैसा पंकज ने कहा, काफी कॉम्प्लेक्स है। असली मुद्दों की बात आज भी कोई नहीं करेगा। हमने कहा आपको, चुनाव दर चुनाव हम लगातार भाषण और रैलियां सुनते रहे हैं, असली मुद्दों की बात कोई नहीं करता। इस बात को शायद इस बार ज्यादा समझें लोग, क्योंकि इस बार कोविड-19 महामारी की वजह से जो लोगों ने झेला है और सरकार की अव्यवस्थाओं को देखा है, उस वजह से हो सकता है कि सत्ता में बैठे हुए लोगों की बातों को या विपक्ष में भी बैठे हुए लोगों की बातों को जरा ध्यान से सुनेंगे। कौन कितने पैसे बहा रहा है पानी की तरह, कौन लोग आए गरीब मजदूरों और जो माइग्रेंट लेबरर्स जो पैदल चल के जा रहे थे उनका साथ देने के लिए किसने कितने पैसे खर्च किए, जो चुनावी रैलियों में पैसे खर्च हो रहे हैं अभी वो बचा के रखे थे क्या। इस तरह के सवाल जरूर उठाए जाएंगे और लोग जरूर पूछेंगे। इन तमाम बातों को ध्यान में रख करके इस बार मुझे लगता है कि बिहार में वोटिंग होगी पंकज। जी हाँ, बिल्कुल। एक चीज, सांप्रदायिकता नहीं आई है अभी तक, हाँ। हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ है, पोलराइजेशन उस तरह से नहीं हुआ है, और जाति का जो समीकरण है वो अंदर अंदर चल रहा है, वो भी ऊपर बाहर निकल के नहीं आया है। बिल्कुल। और एक आंकड़ा जो है वो आप याद रखिए, 4,920 रुपए प्रति व्यक्ति बिहार में प्रति माह, हर महीने उसकी इनकम जो है, या जीडीपी में उसका जो हिस्सा जो है वो सिर्फ इतना है। आपकी जेब में कितने पैसे हैं, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार की हालत वास्तव में क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। गो न्यूज में फिलहाल इतना ही। गो न्यूज इंडिया आप देखते रहिए, हमारी वेबसाइट www.gonewsindia.com, फेसबुक पर हमारा पेज है गो न्यूज इंडिया, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कीजिए। और बिहार चुनाव पर जो वास्तविक आंकड़े हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, वो हमारे साथ जानिए। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।